अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप भी जर्मनी से स्टडी करना चाहते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को, लेकिन सर्च कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को ताकि आप जर्मनी से अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकें? तो आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी के वन ऑफ द पॉपुलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसके थ्रू आप जर्मनी से अपना जो स्टडी प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं। हम डिटेल में बात करें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन सा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप जर्मनी से अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वन ऑफ द पॉपुलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि जर्मनी की तरफ से ऑफर किया जाता है ईच ईयर अराउंड 1 लाख जो जर्मन और इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं ताकि वो अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम जनरली जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और जो पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या जो रिसर्चर हैं उनके लिए अवेलेबल होता है। ऐसे स्टूडेंट जो कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको इस बात को चेक करना पड़ेगा कि उनके लिए क्या बैचलर प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई करने जा रहे हैं और वेदर कि आपका जो प्रोग्राम है उसके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं। बट जनरली जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट होते हैं और जो डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं या रिसर्च ग्रांट्स अवेलेबल होती हैं, जिसके थ्रू जो रिसर्च स्टूडेंट हैं वो भी जर्मनी से जो है अपना रिसर्च जो वर्क है उसे कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसके लिए जो दात की स्कॉलरशिप्स है वो प्रोवाइड की जाती है। सो इट्स मीन कि हमारे पास रिसर्च ग्रांट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, हमारे पास जो डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। अगर हम बात करें कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट क्या हैं, तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके बेनिफिट भी डिपेंड करते हैं कि आपने किस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है। द रीज़न इज़ कि जो दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके अंदर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं जिनके लिए स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसका जो क्राइटेरिया है, उसकी जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके जो बेनिफिट हैं, उसके जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ये वेरी कर सकते हैं। तो आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आप जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसके क्राइटेरिया को आप मीट करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइंस को आपने ज़रूर चेक करना है। लेकिन अगर जनरली बात करें कि दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 934 यूरोस जो है पर मंथ स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। इन केस अगर जो स्टूडेंट हैं वो डॉक्टोरल या पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो उनको अराउंड 1300 यूरोस का जो स्टाइपेंड है वो प्रोवाइड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो स्कॉलरशिप के बेनिफिट वेरी कर सकते हैं, जिसके अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको इंश्योरेंस का बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जा सकता है, स्टूडेंट को ट्रैवल अलाउंस की सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा सकती है और जो लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं उनकी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये डिफरेंट बेनिफिट्स जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं या ये बेनिफिट डिपेंड करते हैं कि आपने किस प्रोग्राम को चूज़ किया है स्कॉलरशिप का, और उसके मुताबिक ये बेनिफिट वेरी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं कि अगर हमने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई स्पेसिफिक नहीं है जिसको आपने मीट करना है। अगेन द रीज़न इज़ कि जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है कि आप किस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि दात के अंदर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं और हर एक के एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया और उनकी गाइडेंस जो है वो वेरी कर सकती हैं और किन प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है ये भी वेरी कर सकता है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है आपके माइंड में होनी चाहिए, तो अगर सबसे पहले हम बात करें क्या हमने एज की रिक्वायरमेंट को मीट करना है या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक जनरल फिक्स्ड एज लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है जिसको आपने मीट करना है। एज का जो क्राइटेरिया है ये डिपेंड करेगा कि आप किस स्कॉलरशिप को चूज़ कर रहे हैं, किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इन केस अगर उनकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में एज का क्राइटेरिया मेंशन किया गया है तो उसको आपको मीट करना पड़ेगा। बट जनरली क्या होता है कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उन्होंने आपकी जो लास्ट डिग्री की कंप्लीशन है और अब जो आप प्रोग्राम परस्यू करने जा रहे हैं उसके दौरान जो ड्यूरेशन है उसकी अगर लिमिट सेट की है तो उस लिमिट को आपने मीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो डिग्री प्रोग्राम है उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है ताकि आप जो नेक्स्ट डिग्री प्रोग्राम जिसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसको परस्यू कर सकें।
सो इट्स मीन कि अगर आप एक मास्टर्स स्टूडेंट हैं और उसके लिए स्कॉलरशिप को अवेल करने जा रहे हैं, तो आपके पास बैचलर जो डिग्री प्रोग्राम है उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। और इनकेस अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री का कंप्लीट होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन वो अपने लास्ट ईयर के अंदर हैं ऑफ देयर स्टडी प्रोग्राम और देयर डिग्री प्रोग्राम, तो ऐसे एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको अपना जो डिग्री प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने से पहले जो अपना फाइनल जो उनकी ग्रेजुएशन है कंप्लीशन उनकी होनी चाहिए, ताकि वो इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। इसी तरह हमारे पास बात करें कि क्या हमारे पास जो सब्जेक्ट है, क्या उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट है कि हम कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है उसे परस्यू कर सकते हैं। तो दाद जो है वो ऑफ़र करता है स्कॉलरशिप अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टडी फील्ड है और उसी के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो सब्जेक्ट की चॉइस है, जो फील्ड ऑफ स्टडी की चॉइस है, वो भी वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि जो स्कॉलरशिप है वो किस फील्ड ऑफ स्टडी या किस स्टडी एरिया के लिए अवेलेबल है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट एरिया के मुताबिक। और जो स्टूडेंट हैं उनको जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है उसको भी मीट करना पड़ेगा। अभी डिपेंड करता है कि आपने जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है या जिस डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करने जा रहे हैं, क्या उसका जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो जर्मन लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इनमें से जो भी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक आपको जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको ही मीट करना पड़ेगा, ताकि आप जो है अपनी एप्लीकेशन को जो है कंप्लीट कर सकें और आपकी जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जाए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जर्मनी से स्टडी करना चाहते हैं और ईच ईयर जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, ताकि वो स्कॉलरशिप के थ्रू अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकें। अब यहाँ पर जो मेन हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है वो ये कि क्या हमारे पास कुछ ग्रेड्स की भी रिक्वायरमेंट है जिनको हमने मीट करना है। क्या हमारे पास कुछ मिनिमम ग्रेड्स का क्राइटेरिया है जिसको हम मीट करेंगे तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली ऐसे स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है जो कि हाई एकेडमिक अचीवमेंट्स को होल्ड करते हैं। सो इट्स मीन कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, यानी आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए अगर आप इस दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि एक अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस की बेसिस पर ही सब कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता। द रीज़न इज़ कि इसके अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। तो अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस तो आपकी होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ जो बाकी फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, उसके अंदर ये चेक किया जाता है कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स कितनी अच्छी हैं, स्टूडेंट की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेजमेंट कितनी है, स्टूडेंट का जो रिसर्च है इससे रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट है तो उसका रिसर्च प्रपोजल कितना अच्छा है। तो इस तरह की जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है जब स्टूडेंट की सिलेक्शन की जाती है दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो ये हमारे पास कुछ जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए अगर आप दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए प्लान कर रहे हैं कि आपने अप्लाई करना है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को चूज़ करेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए अगर आप दास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इन केस अगर तो आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उसकी स्कॉलरशिप को जो है उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपके पास जो आपकी बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है, आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट का होना ज़रूरी है। और इसी तरह अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है और जो मास्टर्स की एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसका होना ज़रूरी है, या जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन की एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसका आपके पास होना ज़रूरी है। आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप का जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो जर्मन लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है। तो उसके मुताबिक आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए जाएंगे आपके एप्लीकेशन के अंदर और एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उन कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को जो है सबमिट करना होता है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जाए और एक कंप्लीट एप्लीकेशन जो है उसे कंसीडर किया जाए। इसी के साथ साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जस्ट लाइक लेटर ऑफ मोटिवेशन। तो इन केस अगर एप्लीकेशन के अंदर मेंशन किया गया है कि आप लेटर ऑफ मोटिवेशन को सबमिट करें तो आपको उसे भी सबमिट करना पड़ेगा। लेटर ऑफ मोटिवेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है लेटर ऑफ मोटिवेशन को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपके स्कॉलरशिप प्रोग्राम की सिलेक्शन के अंदर।
हमारा जो अपकमिंग हमारा कंटेंट होगा उसके अंदर हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि अगर हमने दास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसका एक जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है हम किस तरह से अच्छी तरह से राइट डाउन कर सकते हैं ताकि हम अपने सिलेक्शन के चांसेस को बेटर कर सकें। क्या चीज़ें लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर जो है वो होनी चाहिए ताकि एक लेटर ऑफ मोटिवेशन गुड लेटर ऑफ मोटिवेशन कंसीडर किया जाए। तो ये भी हमारे पास एक जो है डॉक्यूमेंट है जो कि आप प्रिपेयर करेंगे। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारे पास वो आपका रिसर्च प्रपोजल है। तो इन केस अगर आप एक रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और जर्मनी से अपना जो रिसर्च वर्क है उसे कैरी आउट करेंगे तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में क्लियर होना चाहिए, किस एरिया के अंदर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, उसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी, आप किस मेथोडोलॉजी के थ्रू उस रिसर्च को कैरी आउट करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका रिसर्च प्रपोजल कितना अच्छा है। तो इट्स मीन कि जो रिसर्च ग्रांट्स हैं उनके लिए आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा होना ज़रूरी है ताकि आप जो है दाद रिसर्च जो ग्रांट है उसको अवेल कर सकें। इसके बारे में भी हम डिटेल में अपकमिंग कंटेंट के अंदर बात करेंगे कि अगर हमने एक रिसर्च प्रपोजल को राइट डाउन करना है तो किस तरह से हमने उसको राइट डाउन करना है, क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, क्या चीज़ें हमारे रिसर्च प्रपोजल के जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से हमारा जो रिसर्च प्रपोजल है हमारी रिसर्च ग्रांट के अंदर हमें हेल्प आउट कर सकता है। इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो रिसर्च प्रपोजल है ये भी एक आपका डॉक्यूमेंट है जो कि आप प्रिपेयर करें, बहुत अच्छी तरह से राइट डाउन करें, जिसको आपने सबमिट करना है अगर वो आपकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के अंदर मेंशन है और आप उसे सबमिट करेंगे। अब जनरली अगर हम बात करें ये तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स हो गए जिनको आपने सबमिट करना है और जो आपके पास होने चाहिए और हमने जनरली बात की कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपसे रिक्वायर्ड होंगे डिपेंडिंग ऑन स्कॉलरशिप क्राइटेरिया तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि अगर आपने दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आप जो है दास स्कॉलरशिप का जो डाटाबेस है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद आप जो है अपनी डिग्री लेवल के मुताबिक या अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आप जो अपॉर्चुनिटी है उनको सर्च करेंगे कि वेदर आपके लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं। तो वहाँ से आप अपने कंट्री के मुताबिक भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को चेक कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या कोई रिसर्च ग्रांट अवेलेबल है या अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो उसके मुताबिक अगर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो देन आपने उस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है और उस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करने के बाद उस अपॉर्चुनिटी की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको आपने ज़रूर रीड करना है। एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड होंगी, इन सब चीज़ों को आप जो है वहाँ पर चेक करेंगे। और एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मेंशन किया जाता है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है तो आप उसको फॉलो करेंगे ताकि आप अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकें। लेकिन समटाइम क्या होता है कि जो हमारे पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या रिसर्च ग्रांट्स होती हैं तो उनके लिए मेंशन किया जाता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करेंगे दाद पोर्टल के थ्रू। तो इस केस में आपने क्या करना है, तो इस केस में आपने ये करना है कि जो दाद का स्कॉलरशिप का पोर्टल है आप वहाँ से उस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करेंगे और अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं दाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस अनाउंस हो रही हैं, जो अपॉर्चुनिटी की एप्लीकेशंस अनाउंस हो रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह से वो रिक्वायर्ड कर रही है कि हमने उनके लिए अप्लाई करना है, तो उसके मुताबिक आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करेंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन हो सके। लेकिन हम जो है इन डिटेल भी इसके ऊपर बात करेंगे अपने अपकमिंग कंटेंट के अंदर कि अगर हमने दास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो किस तरह। सबसे पहले हम दास स्कॉलरशिप जो डेटाबेस है वहाँ से अपनी जो स्कॉलरशिप है अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे अपने डिग्री लेवल के मुताबिक, अपने कंट्री के मुताबिक। तो इन डिफरेंट फैक्टर्स के मुताबिक हम जो है स्कॉलरशिप को फाइंड करना सीखेंगे और देन हम ये देखेंगे कि हमने उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को किस तरह से चेक करना है, उसकी डेडलाइन को किस तरह से चेक करना है, क्या चीज़ें उस एप्लीकेशन के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इन सब चीज़ों को किस तरह से चेक करना है और उसके लिए अगर अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है। इन सब चीज़ों को हम आने वाले कंटेंट के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो कि मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर पाया कि दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है,
इसके बेनिफिट क्या होते हैं, किन डिग्री प्रोग्राम के लिए अवेलेबल होता है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जनरली इन्वॉल्व होती हैं, जनरल डॉक्यूमेंट्स आपसे कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो क्या है और किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिशन के गाइडेंस को चेक करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ये इन्फॉर्मेशन आप अंडरस्टैंड कर पाए। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम जर्मनी, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.